हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि हम लोगों का एक सीरीज़ चल रहा था, बिहार बोर्ड कक्षा 7 अध्याय 1 का हम लोग 2 पार्ट में 2 वीडियो को देख चुके थे, जिसमें कि उसका पूरा व्याख्या सहित आपको पढ़ाया गया था। आज उसी का हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग बिना देरी किए हम लोग अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला इसमें है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। इसमें सत्य और असत्य को चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, वर्षा जल का चरम स्रोत है। तो जैसा कि हम लोग ने अपना कक्षा में पढ़ा था कि वर्षा जो है जल का एक चरम स्रोत होता है, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल सही होगा। अब दूसरा देखते हैं, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो नदियों का जो जल है खेतों में सिंचाई का क्या एकमात्र साधन है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। सिर्फ नदियों का जल से ही हम लोग खेती का सिंचाई नहीं करते हैं, बल्कि नलकूप के द्वारा या मोटर के द्वारा या पंप के द्वारा भी हम लोग नहर के द्वारा भी सिंचाई करते हैं। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जल की कमी की समस्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। कथन क्या था, सही था। तो आशा करते हैं आप लोग को 1 नंबर का पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब हम लोग को खाली जगह को भरना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश तथा डैश का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्षा का जल रिसाव होके या संग्रह होके वो भौम जल यानी कि भूमि के अंदर चला जाता है। तो अब उसका उपयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चापाकल एवं कुआं से। कुआं का प्रयोग और चापाकल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, इसमें भौम जल का उपयोग करते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर से पानी ऊपर आता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, जल की 3 अवस्थाएं डैश डैश और डैश है। तो आप लोग को पता ही होगा जी, जल की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो पहला कौन है, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं होती है जल की, कौन कौन सी है, ठोस, द्रव और गैस। यानी कि जल को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो वो एक ठोस यानी बर्फ़ का रूप ले लेगा। अगर उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में हो जाएगा। तो और जब नॉर्मल रहेगा तो वो जल के रूप में यानी द्रव के रूप में तो रहेगा। यानी जल जो होता है हमारा वो तीनों रूप में देख सकते हैं जल को, ठोस, द्रव और गैस में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की जल यानी भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है। यानी कि भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है, यानी कि वो क्या कहलाती है, वो जल भर कहलाती है। क्या कहलाती है, जल भर। यानी कि जो वर्षा का जल या वर्षा का जल से संग्रह होकर जो नीचे में जमा होता है जल भूमि के अंदर में, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, जल भर कहते हैं। या ध्यान देना है, इसको क्या कहते हैं, जल भर कहते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन शुद्ध करते हैं, वन जो है शुद्ध करते हैं डैश और डैश को। वन से क्या क्या चीज़ शुद्ध होता है। पहला, वन जो है वातावरण को स्वच्छ रखता है, यानी वन क्या करता है, हमें वातावरण स्वच्छ मिलता है, यानी प्रदूषण रहित वातावरण मिलता है। और दूसरा है ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को भी स्वच्छ बनाता है, यानी वायु को स्वच्छ कौन करता है, वन। तो ये 2 काम कौन सा करता है, तो वन शुद्ध करते हैं वातावरण और ऑक्सीजन को। किसको शुद्ध करते हैं, वातावरण और ऑक्सीजन को, ध्यान देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
वन में क्षयवान पत्तियां और जंतु डैश को समृद्ध करते हैं। यानी कि क्षयवान यानी कि जो नष्ट हो गया है, यानी जो सड़ गल गया है, वो पत्तियां और जंतु डैश को क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौधों में पोषण। अगर पत्तियां सड़ी गली है तो उस सड़ी गली पत्तियां से क्या होता है, एक जो है पोषक तत्व यानी ह्यूमस का निर्माण होता है, जो पौधों के वृद्धि में विकास में काम करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर का, वो है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से डैश बनता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से क्या बनता है, डैश बनता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ह्यूमस बनता है। क्या बनता है, ह्यूमस। और ह्यूमस क्या करता है, पेड़ पौधा को ग्रो करने में यानी बढ़ने में और वृद्धि करने में सहायता करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग, आप लोग को आशा करते हैं कि ये 2 नंबर भी आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। समझाइए कि भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार से होती है। यानी भूमि के अंतर्गत जो जल पाया जाता है अंदर में, उसका उपयोग हम लोग पुनः कैसे करते हैं, यानी फिर से कैसे उनका प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। उत्तर में है, भौमजल की पुनः पूर्ति हम लोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार से करते हैं। तो पहला इसमें है वर्षा जल संग्रह करके। जैसे कि वर्षा हुआ, बारिश हुआ और बारिश का पानी जो पृथ्वी पर जमा हुआ या पोखर में जमा हुआ, तो वो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जो भौमजल कहलाता है। फिर दूसरा कारण है, विभिन्न स्थानों पर हम लोग जल भंडारण के लिए तालाब और पोखर का निर्माण कर सकते हैं या करते हैं, जो धीरे धीरे जमीन के अंदर रिसाव होता है और इससे भौमजल की आपूर्ति होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने बात किया है, जो तालाब और पोखर होता है छोटे छोटे, उसमें जो वर्षा का जल संग्रह होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, जमा होके वो जमीन के अंदर चला जाता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, इसके अलावा ड्रिप सिंचाई तकनीक द्वारा भी हम लोग भौमजल स्तर को बरकरार रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट आया है, ड्रिप सिंचाई तकनीक। ड्रिप सिंचाई तकनीक का अर्थ ये है, जैसे कि हम लोग ने टॉपिक पे भी चर्चा किया हुआ था। ड्रिप सिंचाई तकनीक का मतलब होता है, इसमें सिंचाई के दौरान जल की बर्बादी कम होती है। यानी कि जो पौधा होता है, छोटे छोटे पौधा जो होता है, उनके जड़ तक पानी को पहुँचाया जाता है, यानी पतला पतला पाइप द्वारा, और उनके जड़ में पानी पहुँचाया जाता है, जिससे कि पानी की बर्बादी कम होती है। तो उपर्युक्त प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः स्यंदन भी कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी के वर्षा के जल का रिसाव होता है ज़मीन के अंदर में, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः स्यंदन कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, भौमजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। यानी जो भौमजल स्तर जो है, यानी भूमि जल का जो स्तर कभी कभी नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने का मतलब ये है कि कभी कभी हम लोग गड्ढा या पाइप को गलाते हैं या चापाकल गलाते हैं, तो 10 या 15 फुट के बाद हमको पानी मिल जाता है। और कहीं कहीं क्या होता है, या कभी कभी क्या होता है, वही चापाकल गलाने में हमको 100-150 फीट गड्ढा करना होता है। यानी इसका अर्थ मतलब ये है, जो भौमजल स्तर कभी ऊपर आता है और कभी नीचे आता है। तो नीचे यानी नीचे गिरने का क्या कारण है, उन्हीं को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला जिसमें कारण है, भौमजल स्तर के गिरने के कई कारण हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। ठीक है, पहला है वर्षा का कम होना। पहला क्या है, वर्षा का कम होना, यानी वर्षा कम होगा तो ज़मीन के अंदर पानी कम जाएगी, जिससे भौमजल स्तर गिर जाएगा। और दूसरा है जल के रिसाव के लिए, यानी जल के रिसाव के लिए उपलब्ध भूमि की कमी। यानी अगर बालू वाला या सैंडी ज़मीन होगा तो क्या होगा, उससे वो पानी अंदर तक नहीं पहुंच पाया, यानी कि ज़मीन की भी कमी होगी, यानी तो उससे भी क्या होगा। उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि का होना। जनसंख्या में वृद्धि होगा
तो लोग क्या करेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण पानी का उपयोग ज़्यादा होगा, यानी चापाकल की उपयोग ज़्यादा होगी, पोखर का पानी का उपयोग ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगी, जो भूमजल स्तर में है उसमें गिरावट आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है वनों की कटाई। वनों की कटाई होगी तो वर्षा कम होगा, क्योंकि जो वर्षा जो वन होता है वो हमारे ह्यूमस वाले हवा को, यानी आर्द्रता हवा को वर्षा के रूप में परिवर्तित कर देता है, और वन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। उसके बाद अत्यधिक उद्योग का होना। उद्योग यानी फैक्ट्री जब लगाएगा तो उसमें क्या होगा, अत्यधिक पानी की बर्बादी होगी, ऊपर से वन की कटाई होगी उद्योग लगाने के लिए। तो ये सब भी हमारा जो है भूमजल स्तर नीचे गिरने का एक प्रमुख कारण है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन, जैसे कभी ज्वालामुखी, कभी भूकंप, तो ये सब जो आता है इससे भी क्या होती है, भूमजल स्तर में गिरावट होती है। ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर का। कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने के लिए हम ड्रिप सिंचाई तकनीक का मदद ले सकते हैं। ड्रिप सिंचाई तकनीक एक ऐसा तकनीक है जो पौधों के जड़ में पानी पहुंचाता है और पानी अत्यधिक मात्रा में खर्च होने से बचाता है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं। सॉरी गाइस, तो यहाँ हम लोग का टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 7 होगा। ऐसे 7 उत्पादों, 7 लिखा गया है तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 7 है, 7। ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताइए जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। वन से तो कई सारे उत्पाद को हम लोग प्राप्त करते हैं, जिनमें हम लोग को प्रमुख 7 को बताना है। तो 7 में पहला है, वनों से प्राप्त होने वाले 7 उत्पादों के नाम निम्नलिखित है। पहला है, वनों से औषधियाँ यानी जड़ी बूटी प्राप्त होती है। वनों से लकड़ियाँ भी प्राप्त होती है। वन से ईंधन अर्थात कोयला भी प्राप्त होता है। वनों से रेशे भी प्राप्त होते हैं। वन से रबर प्राप्त होता है, याद रखना है, ध्यान देना है, वन से रबर भी प्राप्त होता है, और वन से भोजन भी मिलते हैं हमें। तो ये सब प्रमुख चीज़ है जो वन से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। वन से गोंद भी मिलता है, वन से गोंद भी मिलता है, इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों, समझाइए। वनों में यानी कि पत्तियां भी व्यर्थ नहीं होता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है वन का। तो उत्तर में है, वनों से हमें कई तरह के फ़ायदे हैं। ठीक है। वन से तुम्हें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, इनमें कुछ प्रमुख है, देखते हैं। उदाहरण के लिए कीमती लकड़ियां हमें वन से प्राप्त होती हैं, जड़ी बूटी प्राप्त होती है, स्वच्छ हवा, ईंधन, रबड़, गोंद जैसे इत्यादि चीज़ें हमें वन से प्राप्त होती है। वनों में मौजूद सूक्ष्म जीव एवं कवक, सड़े गले पत्तियां एवं मृत शरीर। सॉरी गाइस, यहाँ भी हमारा जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर हो जाएगा मृत। ठीक है, तो ध्यान देना है, मृत शरीरों को पौधों के पोषक तत्वों में बदल देता है। यानी वनों में जो मौजूद होता है सूक्ष्म जीव एवं कवक, वो क्या करता है, सड़े गले पत्ते और पौधों को या फूल को पोषक तत्वों में बदल देता है। इस प्रकार वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। ठीक है, जो पौधों के पोषण में अत्यधिक जो है योगदान रखता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर का। अपघटक किसे कहते हैं, ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है। तो हम लोग देखते हैं इनको। जंगलों में सघन एवं घने वृक्ष होने के कारण ढेर सारी सूखी पत्तियां, फल, फूल नीचे ज़मीन पर गिरती हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि घना जो जंगल होता है उनके नीचे पे ज़मीन पे एक लेयर बन जाता है पत्तियां का, जो पत्तियां गिरती है वो एक लेयर बना देती है, जिसे वातावरण में पाए जाने वाले, ठीक है, जिसे वातावरण में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव एवं कवक वो पत्तियां एवं फूलों को सड़ाकर ह्यूमस में बदल देते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, सड़ाकर ह्यूमस में बदल देते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले सूक्ष्म जीव को अपघटक कहते हैं। यानी कि सड़े गले पत्तियां को जो ह्यूमस में बदलता है उस सूक्ष्म जीव को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं।
और ये सूक्ष्म जीव को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सड़े गले पदार्थों को ह्यूमस में बदलने के कारण पौधों को पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके कारण पेड़ पौधा एवं वनों में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे, और हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो वातावरण में संतुलन बनाने में पेड़ पौधा और वनों का क्या योगदान है, उनको बोल रहा है समझाने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वनों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से वे जो है पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ध्यान देना है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधा क्या करते हैं, अवशोषित कर लेता है और हमारे लिए अत्यंत आवश्यक ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, तो ध्यान देना है, पेड़ पौधा को मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, और जो है ये ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, जिसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है पेड़ पौधा क्या करता है, वातावरण को संतुलन बनाने में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के साथ संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आगे मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी है, जिस पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये जो है यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है, आप इस पर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।